400 अब की बार नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार मिशन पर काम करने का लक्ष्य दे दिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले 100 दिन नई ऊर्जा के साथ काम करना है, जी जान से जुट जाना है और हमें हर नए वोटर तक पहुंचना है, बस एक लक्ष्य के साथ, और वो है 400 पार का लक्ष्य। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के काम गिनाए और बताया कि जिसे लोग असंभव मानकर चल रहे थे, इन 10 सालों में वो सब कुछ संभव हुआ। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। पीएम मोदी ने कहा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही उन्हें एक लक्ष्य दिया है, और ये लक्ष्य है 400 पार का। और पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले, मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों का संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए। अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। तो पीएम मोदी के बयान को सुना आपने। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या कुछ रही, आपको एक बार फिर से हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकसित भारत है, सपने भी विराट हैं, संकल्प भी विराट होंगे। हमने महाघोटाले से मुक्ति दिलाई है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खौफ से मुक्ति देश को दिलाई है। राजनीति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति के लिए हम निकले हैं, और 10 साल साहसिक फैसलों के ये नाम रहा। यानी पीएम मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, वो साहसिक फैसलों के नाम रहा। अयोध्या में 5 सदियों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 70 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर खुला।
6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ बना, 4 दशक बाद 1 रैंक 1 पेंशन मिला, 70 साल बाद धारा 370 खत्म हुई और 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति मिली। इसके साथ ही 3 तलाक का कानून बनाया गया, पुलिस स्मारक बनवाया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल बनवाया गया, नारी शक्ति, युवा, गरीब, किसान सबके लिए काम हुआ। भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प है। कांग्रेस अस्थिरता की, परिवारवाद की और तुष्टीकरण की जननी है, ये आरोप भी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने लगाए। तो पीएम मोदी के 7 सूत्र हर बूथ पर 100 दिन काम करेंगे। बताया जा रहा है कि 370 वोट बढ़ाने का ये मिशन है जो पीएम मोदी ने ये टारगेट सबको दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उन्हें अपने से जोड़ना है, महिलाओं से आशीर्वाद लेना है और विकास पर समर्थन की मांग करनी है, यानी लोगों के बीच जाकर विकास की बात बतानी है और समर्थन मांगना है। पन्ना प्रमुख से मंडल प्रभारी मुलाकात करें, वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर अपनी पहुंच बनाएं। पीएम मोदी ने ये टास्क अपने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। और अब आपको बताते हैं कि अब की बार 400 पार सीट लाने के लिए बीजेपी का प्लान आखिर क्या है। दरअसल बीजेपी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें पीएम मोदी ने हर बूथ पर 370 वोटर को जोड़ने का टास्क कार्यकर्ताओं को दिया है। एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1900 बूथ होते हैं, यानी देश भर में अगर हम बताएं तो करीब 10,35,000 बूथ होंगे। अगर इन सभी बूथों पर 370 नए वोटर बीजेपी से जुड़ेंगे तो बीजेपी को हर लोकसभा सीट पर तकरीबन 7 लाख ज्यादा वोट मिलेंगे। लिहाजा पूरे देश भर की बात करें तो इस बार 24 के चुनाव में लगभग 38 लाख नए वोटरों को बीजेपी से जोड़ने की तैयारी है, ताकि उनके बीच उनका वोट बीजेपी को मिले और एनडीए अब की बार 400 पार के जादुई आंकड़े को हासिल कर ले जो पीएम मोदी की तरफ से टारगेट किया गया है। और साथ ही साथ बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में यही टास्क सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता व्यक्तिगत तौर पर लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें पीएम मोदी की सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 सीट जीतने के लक्ष्य पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश इतिहास रचेगा, पीएम मोदी का टारगेट पूरा हो जाएगा। बीजेपी विरोधियों पर जमकर वार कर रही है तो कांग्रेस पीएम मोदी के बयान पर निशाना साध रही है। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, और एक तरफ एक साहब हैं देश को जोड़ने निकले हैं और खाली गाली पढ़ते हैं। जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए। अब इधर देखिए ममता जी अपने भतीजे को, स्टालिन अपने बेटे को। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में, उसी रफ्तार को और बढ़ाते हुए और फ्रेजाइल 5 यानी अब गए कब गए वाली अर्थव्यवस्था से टॉप 5 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है, उसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए, उसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री राजनीति अपने आने वाले चुनाव को सामने रखकर कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो कुछ प्रधानमंत्री ने किया है उससे देश समझने के लिए तैयार है कि वो राजनीति के लिए आए कि राष्ट्र को बनाने के लिए आए हैं।
तो देखिए, बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन किया जा रहा है, टारगेट को पूरा करने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के बयानों पर पलटवार कर रहा है, निशाना साध रहा है। तो पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के बयान पर सियासत काफी गर्म हो चुकी है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर झूठे वादे का इल्जाम लगाया। तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि 400 सीट का लक्ष्य पाना संभव है, जनता एनडीए के साथ है। अरे ये तो लोकतंत्र का मजाक है। 100 पार होने का ठिकाना नहीं है तो 400 पार की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये भयभीत है और उनको ये डर सता रहा है कि इस बार जनता है होशियार और 100 भी नहीं होने देगी पार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में इस देश का माल बेचा और पवित्र मातृभूमि का एक हिस्सा चीन के हाथों बेच डाला। तो मोदी जी के संकल्प की बात छोड़ दीजिए, और अगर इस बार जनता ने उनका साथ दे दिया तो समझ जाइए भारत का सत्यानाश। क्योंकि आज इस देश के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला राजनीतिक विकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिए हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी, और दूसरा राजनीतिक विकल्प कांग्रेस, जो कि इस देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी है, वो और उसके साथी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, भारत को विकसित करने का, भारत को विश्व मित्र और विश्व गुरु बनाने का। यदि एनडीए की तरफ से 400 पार के लक्ष्य की बात की जा रही है तो इसमें कुछ भी असंभव जैसा नहीं है। जनता के आशीर्वाद से इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि एनडीए के कुनबे को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, जहां एक एक कर दल अलग होते चले जा रहे हैं। आपसी नूरा कुश्ती है, इसलिए राजनीति में इनका हश्र बुरा होने वाला है। तो पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया है। 100 दिन का ये टारगेट है कि 100 दिन नई ऊर्जा के साथ सभी कार्यकर्ताओं को काम करना है। हर एक नए वोटर जो हैं उन तक पहुंचना लक्ष्य रखा गया है। बस एक लक्ष्य है, 400 पार का लक्ष्य। पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने 10 साल के ऐतिहासिक काम अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखे और यही काम लोगों तक पहुंचाने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल साहसिक फैसलों के नाम रहे। 400 पार पीएम मोदी का सपना है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भगवा लहर है। बीजेपी कार्यकर्ता नई ऊर्जा से लैस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट सेट किया है, तो पीएम मोदी को टारगेट पूरा करने के लिए ही जाना जाता है। पिछले चुनाव में पीएम मोदी का दावा बिल्कुल सही साबित हुआ था। पीएम मोदी जो लक्ष्य पालते हैं उसे पूरा कर लेते हैं। तो क्या विपक्ष इस बार पीएम मोदी का सपना जो सामना कर पाएगा? पीएम मोदी के सामने विरोधियों की चल रही है। एनडीए गठबंधन बिखर गया है। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मोदी विरोधियों को जोरदार झटके भी दे रहे हैं। तो पीएम मोदी के सामने विरोधी फिलहाल पस्त ही दिख रहे हैं। पीएम मोदी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। विपक्ष थका और असहाय दिख रहा है। बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो बीजेपी ने अब रोड मैप भी तैयार कर लिया है। टारगेट भी बता दिया गया है कैसे पूरा करना है। हर बूथ पर 370 वोटर को जोड़ने का टास्क है। अगर हर बूथ पर 370 वोट जुड़ जाते हैं तो हर लोकसभा सीट पर करीब 7 लाख ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे। बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार ने भी बिहार में एनडीए का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में भी विद्रोही गुट ने पीएम मोदी से हाथ मिला लिया है। शिवसेना, एनसीपी के विद्रोही गुट ने पीएम मोदी से हाथ मिला लिया है। तो प्रमुख राज्यों में एनडीए की स्थिति फिलहाल अगर देखें तो बेहतर है। बीजेपी ने उत्तर भारत में विरोधियों को ध्वस्त किया है। उत्तर भारत में करीब 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।
लेकिन दक्षिण भारत की बात करें, यानी दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां प्रदर्शन बीजेपी का अभी भी फीका है। जैसे तमिलनाडु, केरल, यहां जीत दर्ज करनी होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को मेहनत करनी होगी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात, कर्नाटक में चुनौती है। तो क्या बीजेपी जादुई आंकड़ा छू लेगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए ही और कहीं ना कहीं इसकी तैयारी के लिए ही पीएम मोदी ने ये टारगेट सेट कर दिया है और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दे दिए हैं, ताकि सभी कार्यकर्ता अगले 100 दिन तक इस टारगेट को पूरा करने में जुट जाएं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर पटना से मिल रही है, जहां लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की गुहार, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने गुहार लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए लाइब्रेरियन बहाली की मांग की जा रही है। ये सभी सीएम नीतीश कुमार से लाइब्रेरियन बहाली की मांग कर रहे हैं। हाई और +2 स्कूलों में बहाली हो, इसकी मांग की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को लाइब्रेरियन ने पत्र लिख दिया है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, और क्या कुछ मांग है? देखिए शिप्रा, 2008 के बाद बिहार में बिलिस हो या एमलिस डिग्रीधारी हैं, वो बेरोजगार बने हुए हैं, क्योंकि 2008 के बाद जो है जितने भी हाई और +2 स्कूल है, स्कूलों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, जो अपग्रेड है वो स्कूल हुआ है, लेकिन जो बिलिस या एमलिस वाले हैं उनकी बहाली नहीं हुई है। यानी लाइब्रेरियन के सभी पद खाली हैं। ऐसे में तमाम जो लगभग 5 लाख की संख्या में डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और गुहार लगाई है कि शिक्षकों की लगातार बहाली हो रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचर्स बहाल हुए, लेकिन जो लाइब्रेरियन है उनकी बहाली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में जो है खासकर लाइब्रेरी का जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में आचार संहिता से पहले हर हाल में जो बिलिस या एमलिस डिग्रीधारी हैं उनकी बहाली करने की मांग की गई है। और कुल मिलाकर ये कहें कि अब ये लोग मुहिम चलाकर और उसके साथ साथ आंदोलन का आगाज करके ये लोग चाह रहे हैं कि अब बहाली खुले, क्योंकि फिर से चुनाव का मौसम है और चुनाव के समय में अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में मुश्किलात और बढ़ेगी। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे, खबर आपको गया से बता दें, जहां सामाजिक समरसता संकल्प सभा में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आरजेडी पर निशाना साधा है। संतोष सुमन ने कहा कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच से आरजेडी परेशान है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा नीतीश कुमार को अभिभावक कहे जाने पर संतोष सुमन ने कहा कि वो जांच से असहज हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद की तरफ से दरवाजा खुला रहने के बयान पर कहा कि लालू प्रसाद हताशा में बयान दे रहे हैं। मंत्री तो सभी के अभिभावक होते ही हैं, मुखिया होते हैं इस प्रदेश के संवैधानिक रूप से। और जहाँ तक माननीय सुरेंद्र यादव जी का सवाल है, हम समझते हैं कि उनको भी कहीं न कहीं किसी कोने में थोड़ा सा असहजता महसूस हो रही होगी जांच से, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। बाकी क्या होना है ना होना है तो जांच के बाद। लालू जी ने फिर से दरवाजा खोल दिया है नीतीश जी। वो हताशा का परिचय है और कुछ नहीं है। आज हम जहाँ हैं एनडीए इंटैक्ट है और हम समझते हैं बिहार के विकास के लिए सही सरकार है, नेचुरल अलायंस है। इसके अलावा कहीं पर कोई रास्ता नहीं जो बिहार के विकास की ओर जाता है। तो सीएम नीतीश कुमार आज 383 पुलिस वाहनों का लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार विभिन्न जिलों के थाने और पुलिस इकाई को 383 4 पहिया वाहन के साथ ही कैदी वाहन और बाइक भी सौंपने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अक्सर ये बात कहते हैं कि थानों को संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में थानों को अत्याधुनिक भवन, हथियार और वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार के थानों को संसाधनों की कमी नहीं होगी, ये बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं। और इसी क्रम में जो देख सकते हैं कि बिहार के विभिन्न थाने जो हैं 383 जो वाहन हैं 4 व्हीलर, वो आज विभिन्न थानों को दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो हरी झंडी दिखा करके इन तमाम जो 4 व्हीलर वाहन हैं उसे रवाना करेंगे। इस मौके पे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ से ये तमाम जो वाहन अभी आपको यहाँ खड़ी नजर आ रही है, ये BMP 5 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तमाम वाहन जो है वो 10:30 बजे के बाद जब फ्लाइंग ऑफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर देंगे तो ये अपने अपने जिले में जो है जहाँ के लिए निर्धारित किए गए
गए हैं वहां रवाना हो जाएंगे। और बताते चले कि इन 4 व्हीलर वाहन के अलावा जो है कैदी वाहन भी है और मोटरसाइकिल भी जो है बड़ी संख्या में वो आज बिहार के विभिन्न थानों और इकाइयों को जो है वो सौंपे जाएंगे। और जैसा हमने पहले बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते रहे हैं कि थानों को संसाधनों की कमी नहीं होगी और नहीं होने दिया जाएगा, चाहे अत्याधुनिक हथियार है, वाहन है या तमाम जो संसाधन है जो थानों को मिलने चाहिए अपराध संधारण के दिशा में जिसका होना अनिवार्य है वो दिया जाएगा। और उसी के तहत आज एक बार फिर से ये तमाम जो वाहन है अत्याधुनिक वाहन जो है वो थानों को सुपुर्द किया जाएगा। थानों में ये वाहनें जो हैं वो रवाना होंगी। तो कह सकते हैं कि बिहार का जो बदली तस्वीर है थानों की वो लगातार नजर आ रही है और उसमें ये वाहन जो है वो एक नई कड़ी जो है वो जुड़ रही है। और आज इससे फ्लैग ऑफ जो है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 10:30 बजे एक अन्य मार्ग से करने वाले हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।